हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीएमसी। दिस इज अभिनंदन चौबे एंड जेई मेन 2024 के रिवीजन में हमारा अगला टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत में बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब बात करते हैं तो हम बायो-सेवर्ट्स लॉ को पढ़ते हैं। अब ये लॉ क्या कहता है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, कि अगर हमारे पास एक करंट एलिमेंट है, किसी भी करंट कैरिंग वायर में अगर हम किसी करंट एलिमेंट की बात करें तो वो छोटा सा हिस्सा उसको डीएल मान सकते हैं हम। दिस डीएल इज अलोंग द करंट फ्लोइंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डीबी हम लिख सकते हैं स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, तो डीएल वेक्टर हमारा करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, वेक्टर आर जो है वो करंट एलिमेंट से पॉइंट पे जाएगा जिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। मान लीजिए कि ये पॉइंट पी है, इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो ये करंट एलिमेंट से पॉइंट तक जाएगा, ना कि पॉइंट से करंट एलिमेंट तक। ठीक है, इसके बाद आपको पता है कि ये जो म्यू नॉट यहाँ पे यूज किया है, दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर कोई मीडियम में रखा हुआ है ये, तो उसके साथ रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम ऐड हो जाएगा, विच इज म्यू आर। तो मीडियम का जो भी इफेक्ट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को अगर बायो-सेवर्ट्स लॉ को हम यूज करके किसी फाइनाइट वायर की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बाई 2। ठीक है, अगर आपको ये वाला एंगल लेना है तो आप यहाँ पे θ1 और θ2 ले सकते हो, और θ1 और θ2 में आप बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके आप इन टर्म्स ऑफ θ1 एंड θ2 कॉस अल्फा को चेंज कर सकते हो कॉस 90 माइनस θ1 के टर्म्स में, और कॉस बीटा को आप चेंज कर सकते हो 90 माइनस θ1 के टर्म्स में। ठीक है, तो आप इस तरीके से फाइनाइट वायर के केस में कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर यही वायर इनफाइनाइट होता, तो ये वाला जो एंगल होता हमारा, दिस एंगल वुड हैव बीन टेंडिंग टू जीरो। तो बीटा जो है, बीटा जीरो को अप्रोच करता, साथ ही अल्फा भी जीरो को अप्रोच करता। तो यहां पे आपका अल्फा बना हुआ है, यहाँ पे बीटा बना हुआ है, दोनों एंगल्स जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तो cos 0 प्लस cos 0 हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपका वायर इनफाइनाइट है तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर आपको यहाँ से मिल जाता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। अच्छा, अगर ये वाला पॉइंट Q जो आपका पॉइंट है यहाँ पे होता और ये वाला वायर इनफाइनाइट होता, तो इससे आपको मिलता कि एंगल अल्फा आपका 90 हो जाता, जिससे कॉस अल्फा 0 हो जाता, और कॉस बीटा अगेन आपका बीटा एंगल 0 होने की वजह से कॉस बीटा 1 हो जाता। तो यहाँ पे 1/2 आ जाता। तो B अगर हम सेमी फाइनाइट वायर की वजह से देखें, यहाँ पे एक बात और है कि ये जो पॉइंट है वो किसी एक एंड के पास हो, तो हमारा सेमी फाइनाइट वायर के लिए यही मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। ठीक है, बाकी किसी जनरल केस के लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये पॉइंट इसके और पीछे भी हो सकता है, तब हम अप्रोप्रिएटली वैल्यू को इसको नेगेटिव सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी पे ले लेते हैं। Two long wires carrying current are kept crossed, not joined at O। इस पॉइंट पे ये जॉइंट नहीं है। अब हमें लोकस बताना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब देखिए यहाँ पे अगर ये दोनों इनफाइनाइट वायर्स हैं, तो हमें पता है कि I1 की वजह से इस डायरेक्शन में अगर हम देखें तो किसी सर्टेन डिस्टेंस x पे क्या हम किसी पॉइंट P को लेके इस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो B ड्यू टू I1 विल बी, आप यहां पे अभी लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे हम 2 पाई आर लिखेंगे, एंड आर की जगह x।
ठीक है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो इसका डायरेक्शन इनसाइड द स्क्रीन मिलेगा, इनसाइड द पेज मिलेगा, तो यहाँ पे क्रॉस लिख सकते हैं हम, ठीक है। अगर हम इस सेक्शन में I2 की वजह से फीड देखें तो राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ होगी। एंड सिमिलरली हम B ड्यू टू I2 लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड लेट्स से दिस डिस्टेंस इज y, दिस डिस्टेंस इज y। तो हमें किसी जनरल कोऑर्डिनेट xy पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल गई, ठीक है। हमसे पूछा है कि लोकस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है, लोकस वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। तो कोई एक पॉइंट निकाल लेते हैं पहले जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो ऐसा एक पॉइंट मान लेते हैं कि XY ऐसा कोई एक पॉइंट है, तो इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स का समेशन जीरो होगा, BI1 प्लस BI2 विल बी जीरो, ठीक है। मतलब ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक क्रॉस में एक डॉट में है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर दें हम मैग्नीट्यूड को, तो म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई x विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई y। एंड यहां से हमको मिल जा रहा है I1 इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y इंटू I2। तो ये एक ऐसी लाइन हमको मिल गई है, दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर, ये लाइन पास करेगी सेंटर से। इस लाइन पे अगर हम किसी भी पॉइंट पे देखें, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि I1 की वजह से यहाँ पे डॉट होगा, तो I2 की वजह से यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। अगेन इस लाइन पे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, और इसका इंक्लिनेशन हम डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ I2 एंड I1। So this will be the locus of that line along which magnetic field is zero। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने फाइनाइट वायर की वजह से देख लिया, लेकिन अभी तक हमने जो बात करी है वो स्ट्रेट वायर की वजह से ही बात करी है। अब अगर वायर किसी लूप के फॉर्म में या किसी कर्वेचर के फॉर्म में, किसी आर्क के फॉर्म में, तब कैसे होगा उसको देखते हैं। एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस r कैरिंग अ करंट I एंड हैविंग n टर्न्स। तो अगर एक सर्कुलर लूप है, मान लीजिए कि इसमें एक ही टर्न है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेंटर पे इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो हो जाएगी हमारा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2r। ये r इसका रेडियस हो जाएगा। इफ दिस लूप हैज n टर्न्स, अगर इस कॉइल के n टर्न्स हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B की वैल्यू म्यू नॉट NI बाई 2r हो जाएगी, ठीक है। अब अगर ये रिंग है या एक लूप है या कॉइल है ऑफ n टर्न्स, अगर हम इसके एक्सियल पॉइंट की बात करें, तो इस एक्सियल पॉइंट पे हम निकाल सकते हैं फील्ड। इस एक्सियल पॉइंट पे फील्ड हमारी आ जाती है, दिस इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट ओवर L स्क्वायर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम एक DL एलिमेंट ले लें जिसमें करंट होगा I, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, और इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड द अदर कंपोनेंट, उसको अगर हम इंटीग्रेशन कर दें उसका, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे म्यू नॉट I r स्क्वायर n डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है। ये दो वैल्यूज आपको मिल गई, एक सेंटर पे वैल्यू मिल गई है, एक एक्सियल पॉइंट पे मिल गई है। अब अगर हम देखें कि उस सर्कुलर लूप की बजाय एक सर्कुलर लूप का पोर्शन है, और हमें कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसी सेंटर पे करना है जो इस कर्वेचर का सेंटर है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि टोटल लूप की वजह से, पूरे लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सेंटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट पॉइंट O विल बी म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। अगर हम कुछ पोर्शन यहां से मिटा दें एंड दिस एंगल लेट्स से थीटा, तो इस थीटा एंगल में
इस थीटा एंगल में आपका जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, वो करंट की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, एंड दिस वैल्यू वी कैन मल्टीप्लाई बाय थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, जितना सेक्शन है ये, जितना पोर्शन है इसका, एंड दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई into 4 pi r into whatever angle is subtended here, right? ठीक है, चलिए अब हम इसको इन टर्म्स ऑफ लेंथ भी लिख सकते हैं, सिंस थीटा बाय 2 पाई विल बी इक्वल टू एल बाय कंप्लीट लेंथ ऑफ दिस वायर और एल बाय 2 पाई आर, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसको, राइट? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है सेंटर पे डिवाइडेड बाय 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन में अ करंट I एंटर्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r एंड इट ब्रांचेस इनटू 2 पार्ट्स। तो एक पार्ट यहाँ पे नीचे गया है, लेट्स से दिस इज I1 एंड दिस इज I2, देन रिकम्बाइंस एज शोन इन द सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पे रिकम्बाइन होके अगेन I बन जाएगा ये। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज, अब कॉइल के सेंटर पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो इन दो सेक्शंस की वजह से आएगी। अगर हम I1 सेक्शन की बात करें, I1 के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो B1 मान लेते हैं इसको। इसका डायरेक्शन अगर राइट हैंड थंब रूल से आप देखें तो बाहर की तरफ आएगा, डॉट होगा इसका डायरेक्शन, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2R, और जो भी एंगल सबटेंड हो रहा है तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 2 पाई कर देंगे, या 2 पाई इज 360 डिग्रीज, ठीक है? ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ऐसे ही अगर आप B2 की बात करेंगे तो दिस वैल्यू विल बी म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R, और यहाँ पे एंगल 360 माइनस 120 तो ये 240 डिग्री बचेगा, एंड 240 डिग्री अगर आप डायरेक्शन देखें तो ये इनसाइड द पेज आएगा, इनसाइड द स्क्रीन आएगा, इसका मतलब क्रॉस, यहाँ पे डॉट आएगा, यहाँ पे क्रॉस आएगा। दिस इज 240 डिवाइडेड बाय 360, डायरेक्शन इज क्रॉस, ठीक है? दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। देखिए बाकी सारी चीजें सेम है, एक ये फैक्टर डिफरेंट है और I1 और I2 डिफरेंट है। अच्छा, I1 और I2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? I1 और I2 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो कनेक्शन हो रहा है इसको हम रीड्रॉ करके कुछ ऐसा बना सकते हैं। यहाँ पे I2 जाएगा, यहाँ पे I1 जाएगा, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस कुछ R2 है, इसका रेजिस्टेंस कुछ R1 है, राइट? अब क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है इसका, इस वायर का, तो रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो हम लिख सकते हैं I1 बाय I2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, या फिर इसको हम L2 बाय L1 भी लिख सकते हैं। अब ये जो लेंथ है पूरी, दिस इज L2, और ये वाली लेंथ जो है दिस इज L1। L2 बाय L1 विल बी इक्वल टू, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं यहाँ पे, तो L2 बाय L1 किसके बराबर हो जाएगा? देखिए आपकी ये जो मेजर आर्क है ये मेजर एंगल के प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पे हम 240 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 120, ठीक है? तो इसका मतलब L2 इज 2 टाइम्स L1। L2 अगर 2 टाइम्स L1 है तो इसका मतलब हुआ कि I1 इज 2 टाइम्स I2, I1 इज 2 टाइम्स I2, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम कि B1 में आप देखो कि ये वाला जो टर्म है दिस इज 1/3, दिस इज 1/3, एंड दिस टर्म इज 2/3, ठीक है? ये वाला टर्म 1/3, ये वाला टर्म 2/3 है। अब I1 बाय I2 जो है
वो I1 इज 2 टाइम्स I2, तो B1 आप लिख पाओगे म्यू नॉट इंटू 2I2 लिख ले रहा हूं मैं इसको, डिवाइडेड बाय 2R इंटू 1/3, इसका डायरेक्शन है डॉट। B2 की वैल्यू अगेन हम लिख पाएंगे म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2R, और यहां पे आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों टर्म जो हैं वो एग्जैक्टली सेम है, B1 इज इक्वल टू B2 है, लेकिन डायरेक्शन इनका ऑपोजिट है। एक डॉट में एक बाहर की तरफ आ रहा है, एक अंदर की तरफ जा रहा है क्रॉस में, तो यहाँ पे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनोइड की बात करेंगे। लॉन्ग सोलेनोइड से क्या मतलब है हमारा, कि ऐसा सोलेनोइड जिसमें ये जो लूप है इसका रेडियस लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो, लेंथ के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो। तो इसके पास एन टर्न्स है। इफ आई इज द करंट पासिंग थ्रू द सोलेनोइड, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड, ये हमने पढ़ा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द सोलेनोइड इज गिवन बाय बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, जहां पे एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये लॉन्ग सोलेनोइड के लिए दिया जाता है फॉर्मूला, या एन को हम कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड भी लिख सकते हैं। तो इसका एक ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से लिखना चाहते हो तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ सोलेनोइड आ जाएगा। ठीक है, जहां पे एन की वैल्यू है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो सोलेनोइड के बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस। मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, जब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के इन्फ्लुएंस में आती है, या फिर कोई मूविंग चार्ज को प्लेस किया जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में, अब ये मूविंग चार्ज या तो सिंपली मूविंग चार्ज हो सकता है या फिर एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक फोर्स एक्सर्ट होगी मूविंग चार्ज पे या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर पे। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स its influence on moving charge particles or current carrying conductors. These charge particles at rest do not experience any force. जो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होगा उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा उसी पे फोर्स लगेगी। उसकी हम बात कर लेते हैं। इस फोर्स का हम रिलेशंस देख लेते हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये वो देख लेते हैं। तो फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे। ठीक है, यही फोर्स डिपेंड करेगा चार्ज पे, और यही फोर्स डिपेंड करेगा किस पे, मैग्नेटिक फील्ड पे। ठीक है, तो इस फोर्स को अगेन हम लिख सकते हैं कि दिस फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ Q, V एंड B, और इनका फंक्शन ऐसे कुछ होता है कि ये चार्ज इनटू वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, या फिर इसको हम लिख सकते हैं QVB sin theta, where theta is angle between velocity vector and magnetic field। ठीक है, चलिए यही हमने लिखा है। फोर्स exerted by magnetic field of induction B on a charged particle Q moving with a velocity V। F को हमने लिखा QV क्रॉस B, या फिर इसका मैग्नीट्यूड हो सकता है QVB साइन थीटा। इसका डायरेक्शन कैसे आएगा, V क्रॉस B से आएगा, मतलब इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर आएगा। इस फोर्स की वैल्यू की अब बात कर लेते हैं कि ये फोर्स जीरो कब होगी, या तो चार्ज जीरो हो, चार्ज पार्टिकल हो ही ना, या वेलोसिटी जीरो हो, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो। फोर्स इज जीरो व्हेन आइदर Q इज जीरो, चार्ज पार्टिकल ही नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, रेस्ट पे है चार्ज पार्टिकल, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर ये तीनों केस नहीं है तो हो सकता है कि साइन थीटा जीरो। ठीक है, इफ वेलोसिटी
vector and magnetic field vector are in same direction, are parallel or anti-parallel. ठीक है, मतलब ये थीटा की वैल्यू या तो जीरो हो जाए या फिर 180 डिग्री हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू बेसिकली जीरो हो जाए, तब आपके पास नेट फोर्स जीरो रहेगी। ठीक है, चलिए अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखें। हमने देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उस पर कुछ फोर्स लग रही है, लग सकती है, अगर वो किसी सर्टेन डायरेक्शन में, अगर वेलोसिटी उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही ना हो तब फोर्स इस पे लगेगी। तो स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर लेते हैं कि अगर पार्टिकल मूव कर रहे हैं इन स्ट्रेट लाइन, इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी के, अगर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी को चेंज करेगी मैग्नेटिक फील्ड, v क्रॉस बी उसका डायरेक्शन होगा फोर्स का, तो वो हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगी वेलोसिटी के। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, इसका मतलब है कि साइन थीटा जो है इज आइदर जीरो और साइन थीटा इज आइदर जीरो या फिर थीटा इज जीरो और 180 डिग्रीज, थीटा इज जीरो और 180 डिग्रीज, तभी ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, मतलब वेलोसिटी इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या ऑपोजिट टू इट। ठीक है, दूसरा केस देख लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तब होता है जब आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अगर एक फोर्स मिल जाए, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स कब होगी, हमारे पास एक इसका फॉर्मूला है कि F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो अगर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर कब होगी, जब ये यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस इज 90 डिग्री, क्यू वी बी साइन थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा विल बी 1 एंड फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। ऐसे केस में आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मिलेगा। ठीक है, तीसरा केस हो सकता है मोशन इन अ हेलिकल पाथ, इस तरीके से कुछ मोशन हो सकता है। ठीक है, ये तब हो सकता है कि अगर आपका कोई वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट, दिस इज लेट्स से योर वेलोसिटी, वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट आपके पैरेलल डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी हो, मतलब आपकी वेलोसिटी इज मेकिंग अ सर्टेन एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो आपकी वेलोसिटी अगर कोई एंगल बना रही है अदर देन 90 डिग्री, तो आपको दो कंपोनेंट मिल जाएंगे विच इज वन इज अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, वन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सर्कुलर मोशन कॉज करेगा, जो कंपोनेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, मतलब वो सीधा स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करेगा। इन दोनों वेलोसिटीज को अगर हम कंबाइन करें तो हम देख सकते हैं कि मोशन जो है वो हेलिकल पाथ हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं फोर्स ऑन अ करंट एलिमेंट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में अभी हमने चार्ज पार्टिकल के जैसे बात करी, उसी तरीके से करंट कैरिंग कंडक्टर में भी चार्जेस मूव कर रहे हैं। तो करंट में करंट कैरिंग वायर पे क्या फोर्स लगेगी हम उसकी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डीएफ की वैल्यू लिखी है आई डीएल क्रॉस बी, ये कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट फॉर्मूला नहीं है। आप आई को लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी, या फिर अगर एवरेज की बात कर रहे हैं तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, है ना, यहां पे ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब dl यहां पे है और b यहां पे है, dl बाई dt की बात करें या फिर डेल्टा एल बाई डेल्टा टी की बात करें तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन आपको यही फॉर्मूला चेंज होके मिल जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, बस थोड़ा सा हमने रीएडजस्ट किया इस फॉर्मूले को। तो df इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस बी, एफ की वैल्यू निकालनी है अगर आपको कंप्लीट फोर्स निकालनी है
ऑन एंटायर सेक्शन ऑफ द वायर, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन आई डी एल क्रॉस बी। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें, अगर कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड का टर्म बाहर आ जाएगा, करंट का टर्म बाहर आ जाएगा, सिर्फ हमें डीएल करना है। डीएल इज द एंटायर लेंथ ऑफ द वायर। तो अगर क्रॉस बी है तो एंटायर लेंथ ऑफ द वायर दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंटायर लेंथ ऑफ द वायर दैट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, वहां पे हमको वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, मान लेते हैं केस ले लेते हैं जिसमें एक वायर एक सेमी सर्कल के फॉर्म में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर हर जगह वेरी कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर हर जगह वेरी कर रहा है। अगर हम फोर्स की बात करें तो हमें यहां पे मिल जाएगा आई डी एल क्रॉस बी, ये डी एफ मिल जाएगा, ये डी एल कहीं भी ले सकते हैं हम यहाँ पे। अगर आप देखें कि ये जो लेंथ है डी एल, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी उसका ये वाला कंपोनेंट आएगा डी एल का। इसी तरह अगर यहाँ पे ले लें तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ पे ले लें तो उसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। बेसिकली हर सेक्शन में हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, लेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमें यहां से वैल्यू मिल जाएगी F इज इक्वल टू आई इंटू सारी लेंथ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो जाएगा, इन दोनों एंड्स को ज्वाइन करने पे जो कंपोनेंट आ जाएगा वो वाला मिल जाएगा हमें। एंड दिस कंपोनेंट इज 2R इंटू बी। ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। और इसका जो डायरेक्शन होगा वो लेंथ इंटू जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट, इसका डायरेक्शन आपको दे देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फोर्स ऑन एनी करंट एलिमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर हैं, तब क्या करना है? ठीक है, अभी हमने देखा था कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता है उस पॉइंट पे जहां पे वायर रखा हुआ है, तो हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं आई डी एल क्रॉस बी लगा के। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमें किसी एक वायर को पकड़ के दूसरे वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे इस केस में आप देख सकते हैं कि जिस वायर में I1 करंट फ्लो हो रहा है, उस वायर की वजह से जिस वायर में I2 करंट फ्लो हो रहा है उस पे हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आप लिख सकते हैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, B1 हम लिख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I1, ड्यू टू I1, B1 लिख लेते हैं। दिस विल बी म्यू नॉट I बाय 2 पाई R। ठीक है, अब म्यू नॉट I बाय 2 पाई R, R इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू वायर्स। अब फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स में आ जाएगा इस वायर का करंट I2 इंटू डी एल क्रॉस आर। तो ये लेंथ वेक्टर जो भी होगा इसका, इसकी लेंथ हम ले लेंगे, सॉरी डी एल क्रॉस बी, तो लेंथ वेक्टर हम पूरा पूरा ले लेंगे, क्रॉस बी कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें मिल जाएगा म्यू नॉट आई, ये I1 है, I2 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, इंटू एल आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 पाई आर हम लिख देंगे। यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, ये फोर्स है। अगर आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालनी है F बाय एल, सो दिस वैल्यू विल बी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई। अच्छा, अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड इस I2 पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि लेंथ क्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर करें तो हमें वैल्यू मिल रही है माइनस एक्स कैप या माइनस आई कैप, तो इस पे फोर्स यहाँ पे लगाएगी। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड इस पे क्रॉस हो जाएगी, डॉट हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे डॉट हो जाएगी, राइट हैंड थंब रूल से हम देख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डॉट फील्ड है तो ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ वेक्टर पे या इस करंट एलिमेंट पे फोर्स जो लगाएगी उसका डायरेक्शन होगा
टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये अगर दो वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर इन दोनों वायर में ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मैग्नेटिक डाइपोल की। अगर आप बार मैग्नेट को देखें तो एक बार मैग्नेट में आपको एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर जाती हुई दिखेंगी और दूसरे एंड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर आती हुई दिखेंगी। आप इस बार मैग्नेट को और छोटा कर सकते हैं, इसको बीच में से तोड़ सकते हैं। अगेन आपको उसमें भी दो एंड्स ऐसे मिल जाएंगे जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको एक जगह बाहर जाती हुई दिखेगी, एक जगह अंदर आती हुई दिखेगी। मतलब एक आपको दो पोल्स मिल जाएंगे किसी भी एक मैग्नेट में, इसी को मैग्नेटिक डाइपोल बोला जाता है। ठीक है, तो एक बार मैग्नेट के जैसे ही आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखेंगी एक सर्कुलर लूप में, और इस सर्कुलर लूप में जो दो पोल्स आपको बने हुए दिख जाएंगे ये आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल रिप्रेजेंट करता है। सिमिलर, दिस इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ये मैग्नेटिक डाइपोल आपके पास आ जाएगा। और इस मैग्नेटिक डाइपोल के अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक मोमेंट जैसे हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करी थी तो डाइपोल मोमेंट निकाला था, वैसे मैग्नेटिक डाइपोल के साथ मैग्नेटिक मोमेंट आता है। मैग्नेटिक मोमेंट इज करंट फ्लोइंग इन दैट लूप मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। करंट फ्लोइंग इन दैट लूप मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट का ये फॉर्मूला हो गया। अब मैग्नेटिक डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड पे रखें तो उसके साथ क्या होगा? क्या उसमें कुछ फोर्सेस लगेगी? क्या उस पर कुछ टॉर्क लगेगा? उसकी एनर्जी क्या होगी? अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो वो इक्विलिब्रियम कैसे होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उससे पहले। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, दिस इज लूप्ड इनटू अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो एक लूप के फॉर्म में, सर्कुलर लूप के फॉर्म में है। इसका रेडियस हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगर ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी गिवन है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट है m इज इक्वल टू 0.314 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो 0.314 मतलब ये π/10 जैसा दिख रहा है। π/10 ही लिख लेते हैं इसको, एम्पियर मीटर स्क्वायर। हमसे पूछा है व्हाट इज द करंट इन द लूप। अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्या इसमें एक ही लूप है? हाँ, सिंगल लूप बना रहा है ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज I इंटू एरिया वेक्टर। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बस बात करें तो I इंटू एरिया हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू है π/10 इज इक्वल टू I इंटू एरिया ऑफ दिस सर्कल विल बी πr स्क्वायर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -4 का, तो यहाँ 10 टू द पावर -2 आ जाएगा। मतलब पाई से पाई यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 1/10 इज इक्वल टू I इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको करंट की यहाँ पे मिल जाएगी। दिस वैल्यू विल बी 10 एम्पियर। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे करंट की वैल्यू निकल के आई है 10 एम्पियर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि डाइपोल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसके साथ क्या होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल की बात कर लेते हैं। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की बात करने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी उस पर किस वजह से आ रही है। एक डाइपोल अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक डाइपोल मतलब एक सर्कल ही हो गया करंट कैरिंग वायर का, इसको अगर हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि यहाँ पे डॉट डायरेक्शन में हो जाएगा, बाहर की तरफ इसका एरिया वेक्टर है। तो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो फोर्स यहाँ पे लगेगी
फोर्स इस पे जो लगेगी हर पॉइंट पे, उसकी वैल्यू, टोटल जो वैल्यू है वो हमें मिल सकती है। इसी तरह से हम टॉर्क की बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो टॉर्क की अगर वैल्यू की बात करें तो दिस इज आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं आई ए क्रॉस बी, एरिया वेक्टर क्रॉस बी, ठीक है। या फिर हम टॉर्क को एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी। इसके मैग्नीट्यूड की अगर बात करें हम, टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमें एम बी साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा की बात करें, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिल जाएगा, इसका डायरेक्शन एरिया वेक्टर से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो भी वहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात कर सकते हैं। अगर ये लूप को हम थोड़ा सा टर्न करने लगे, इस लूप को अगर हम थोड़ा सा टर्न करते रहें, तो एरिया वेक्टर का जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उससे एंगल चेंज होता जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं कि टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। टॉर्क की वैल्यू कब मैक्सिमम होगी? जब एम बी साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब 1 हो जाएगा ये, या थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब है जब एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है, इस केस में आप देख सकते हैं कि एरिया वेक्टर जो है बाहर ले लो या फिर अंदर ले लो आप, दिस इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो जो आपका टॉर्क लगेगा इस केस में वो मैक्सिमम लग रहा है, ठीक है। टॉर्क आपका मैक्सिमम लग रहा है। अगर ये टॉर्क मैक्सिमम लग रहा है एंड इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन, अगर ये 90 डिग्री से इसको रोटेट करना अब चालू करेगा और रोटेट करके लेट से कि 0 डिग्री पे ले आया, तो किसी सर्टेन एंगल रोटेट करने पे ये टॉर्क इस पे कुछ काम करेगा। देयर इज सम वर्क डन ऑन दिस करंट कैरिंग कंडक्टिंग लूप, ठीक है। तो ये जो भी वर्क डन होगा, दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज टाउ इंटू डी थीटा। जितना भी एंगल यहाँ पे टर्न होगा वो हम लिमिट्स लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड दिस वर्क डन कैन बी रिटन एज एम बी। अगर ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है तो हमें यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा डी थीटा करना होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साइन थीटा डी थीटा कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी एम बी कॉस थीटा। यहाँ पे एम बी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी लिमिट्स हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी हमारी लिमिट्स हैं हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इसी से पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? माइनस ऑफ वर्क डन। माइनस ऑफ वर्क डन यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि माइनस ऑफ वर्क डन विल बी एम बी माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। माइनस ऑफ वर्क डन विच इज माइनस एम बी कॉस थीटा। तो ये माइनस एम बी कॉस थीटा से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी कब कम होगी और कब ज़्यादा होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कब होगी? यू मिनिमम इज व्हेन दिस वैल्यू इज मिनिमम। और ये वैल्यू मिनिमम कब होगी? व्हेन माइनस कॉस थीटा इज मिनिमम। माइनस कॉस थीटा मिनिमम होगा मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम। cos थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, तब आपका ये जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है दिस इज मिनिमम, ठीक है। अगर यही जो वैल्यू है हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करनी है, यू मैक्स को कैलकुलेट करनी है, मतलब माइनस कॉस थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, मतलब कॉस थीटा को मिनिमम होना पड़ेगा, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 डिग्री। मतलब कि ये एंटी पैरेलल हो, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाए, या ये दोनों एंटी पैरेलल हो जाए। थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब डायपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा मिलेगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम मिलेगा। रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें नेट टॉर्क 0 चाहिए।
तो नेट टॉर्क कहां पे जीरो होगा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो एम बी साइन थीटा में साइन थीटा की वैल्यू हमें जीरो चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू जीरो चाहिए, मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो डिग्री या फिर 180 डिग्री। ठीक है, दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब इसमें से स्टेबल कौन सा इक्विलिब्रियम है और अनस्टेबल कौन सा इक्विलिब्रियम है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एक रिंग है एंड दिस इज कैरिंग सम करंट, तो इसका एरिया वेक्टर मान लेते हैं हम कि इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन भी अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है क्रॉस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन विच इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट का भी जो डायरेक्शन है दैट इन द क्रॉस डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में हो गया है तो हम कह सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी विच इज माइनस एम बी कॉस थीटा। अगर आप थीटा इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस एम बी, थीटा इज इक्वल टू 0 पे चेक करोगे माइनस एम बी आएगी एंड विच इज मिनिमम। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम पे होती है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 0 पे स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। अगर हम यही वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 180 पुट करें तो यहां से -1 वैल्यू आ जाएगी, -1 से ये u की वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी, u इज मैक्सिमम एट 180 डिग्री, तो हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा 180 डिग्री पे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, जो भी डाउट्स हैं उसको कमेंट में पूछिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन।